हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो पहला 2.1 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बहुत जगह पे आप देखोगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका टोटल मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होते हैं, जो कि एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि कभी भी टोटल मास किसी पॉइंट पे या कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट जैसा नहीं दिखेगा आपको। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत छोटा लगे आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे कोई बस है और बस को आप बहुत दूर से देखते हो तो बस का साइज़ आपको छोटा दिखेगा, तो आपके लिए वो बस हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे स्टार है, अर्थ से आपको जो स्टार है वो बहुत छोटा दिखाई देता है, पॉइंट जैसे दिखाई देता है। वो पॉइंट नहीं है, उसका साइज़ तो अर्थ से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप बहुत दूर से देखते हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। और उसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट यदि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ले तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का साइज़ यदि बहुत छोटा है तो वो भी हमारा पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ए पार्ट में है अ रेलवे कैरेज मूविंग विद जर्क बिटवीन टू स्टेशन। तो आपको पता है कि कोई रेलवे कैरेज जो है, ट्रेन की जो साइज़ है वो दो स्टेशन के बीच के जो गैप है उससे तो छोटा ही होगा, बहुत छोटा होगा। तो उस केस में हमारा जो रेलवे कैरेज जो है, जो बिना जर्क का मूव कर रहा है दो स्टेशन के बीच, तो वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा ट्रेन के लेंथ के रिस्पेक्ट में। फिर नेक्स्ट है अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन सर्कुलर ट्रैक। तो कोई बंदर जो है वो किसी इंसान के गर्दन पे बैठा हुआ है और वो इंसान ट्रैकिंग कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चला रहा है। तो ट्रैक जो होता है वो ट्रैक का लंबाई बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेरेबल टू लेंथ ऑफ मंकी। तो वहाँ पे भी मंकी जो हमारा है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। फिर स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली। तो जैसे आपको कोई स्पिनर बॉल फेंकता है तो आपको पता होगा कि लेग स्पिन कर रहा है या ऑफ स्पिन कर रहा है। जब स्पिन करेगा बॉल तो बॉल जैसे टप्पा खाने, ये बॉल है टप्पा खा के गिरा तो बहुत जल्दी ऐसे मुड़ता है। ये जो मुड़ने का लेंथ है वो बॉल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है, शार्प टर्न करता है। चाहे लेग स्पिनर है तो इधर जाएगा, ऑफ स्पिनर है तो इधर से जाएगा, इस तरीके से। तो बॉल जो है वो टप्पा खाने के बाद बहुत तेज़ी से मुड़ता है। तो मुड़ने का जो लेंथ है वो बॉल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे बॉल जो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट है हमारा टम्बलिंग बीकर दैट हैज़ स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल। तो टेबल के एज, जैसे यही हमारा टेबल है, तो टेबल के एज से कोई बीकर टम्बलिंग करके नीचे गिर रहा है। तो एज का जो टेबल के जो एज का जो साइज है वो बीकर के साइज से बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे बीकर जो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों 2.2 द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। देखो, एक स्कूल से एक बच्चा जो है वो घर की तरफ जा रहा है। एक बच्चे का घर जो है वो पी है और दूसरे का घर जो है वो क्यू डिस्टेंस पे दूर है। तो कह रहा है यहाँ पे कि स्कूल से नज़दीक कौन नज़दीक रहता है। तो ओ से पी ये डिस्टेंस और ओ से क्यू ये डिस्टेंस, तो ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। तो ओ क्यू कहाँ जा रहा है, बी बच्चे का। तो बी बच्चे का जो घर है हमारा वो ए बच्चे के घर से स्कूल से दूर है, क्योंकि ए बच्चे का घर जो है वो पी पॉइंट पे है और बी बच्चे का घर जो है हमारा वो क्यू पॉइंट पे है। तो ओरिजिन मतलब क्या, स्कूल। स्कूल से एक बच्चे का घर पी है और स्कूल से दूसरे बच्चे का घर क्यू है, तो ज़्यादा दूर तो क्यू है ना स्कूल से। तो बी बच्चे का जो घर है वो हमारा ज़्यादा दूर है, कहाँ से, स्कूल से। फिर नेक्स्ट है ए और बी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी ए। तो कौन पहले घर से चलेगा। अब गौर से देखिए, बी जो है वो कुछ देर के बाद चला, यहाँ पे टाइम देखिए टी टाइम के बाद चला, जबकि ए टी इक्वस टू जीरो पे ही चला। तो टी इक्वस टू जीरो से शुरू किया ए चलना और कुछ देर टी के बाद चलना शुरू किया बी। तो पहले कौन चलना शुरू किया, ए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, ए पहले चलना शुरू किया।
फिर कहता है कि ए और बी दोनों में से फास्ट कौन चला। तो फास्ट चलना मतलब क्या, वेलोसिटी की बात हो रही है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड की बात हो रही है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एक्स और टी, या पोजीशन टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी हमारा क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, मतलब क्या, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। और स्लोप मतलब क्या, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो ये एंगल मैंने मान लिया थीटा वन और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा टू। तो स्लोप थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, ढलान जो है स्लोप है थीटा वन बड़ा है थीटा टू से, इसीलिए टेन थीटा वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा होगा टेन थीटा टू से। टेन थीटा वन क्या है, स्लोप ऑफ बी, और टेन थीटा टू क्या है, स्लोप ऑफ ए। तो बी का स्लोप ज़्यादा है ए के स्लोप से, तो बी तेज़ी से चल रहा है ए के कंपेरिजन में, बी जो है वो ज़्यादा फास्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारा ए एंड बी रीचेज होम एट सेम टाइम या डिफरेंट टाइम। तो घर पहुंच रहा है सेम टाइम में या डिफरेंट टाइम में। तो घर पहुंच रहा है तो ये आप इसको देखोगे टाइम को ऐसे, टाइम एक्सेस ऐसे ड्रॉ करोगे तो दोनों सेम टाइम पे प्रोजेक्ट हो रहा है, दोनों का प्रोजेक्शन देखा जाए तो दोनों लगभग कहाँ जा रहा है, सेम टाइम पे ही घर पहुंच रहा है, दोनों सेम टाइम पे घर पहुंच रहा है। और ए और बी एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा है इस पॉइंट ओ पे। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ए और बी एक दूसरे को ओवरटेक कितने बार करेगा, तो जितने बार ये लाइन काटेगा उतने ही बार ओवरटेक करेगा। तो जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब वहाँ पे वो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा है। यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो एक ही बार ये आपको ए और बी आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, walks with the speed of 5 km per hour on a straight road up to her office 2.5 km away, starts at office up 5 PM and returns home by auto with a speed 25 km per hour. Choose the suitable scale and plot the xt ग्राफ। तो देखो बच्चों एक x वर्सेस t का ग्राफ है, तो मैंने ऊपर में लिया ये x और इधर ले लिया मैंने t। तो एक लेडीज़ है, वुमन है, ये घर से चलना शुरू की, ये घर से चलना शुरू की 5 बजे, सुबह 5 बजे ये घर से चलना, नहीं सॉरी, ये 9 बजे सुबह घर से चलना शुरू की। तो मैंने ये ओरिजिन को मैंने मान लिया 9 AM। 9 AM से घर से चलना शुरू की और इसका ऑफिस 2.5 किलोमीटर, तो यहाँ से ये लगभग 2.5 किलोमीटर चलना शुरू की। ये 2.5 किलोमीटर ऑफिस है इसका। तो घर से चलना शुरू की और ऑफिस तक गई एकदम सीधे, कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर, और ऑफिस है 2.5 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जा रही है। तो 2.5 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा इसको, आधे घंटा। तो 9:30 में ये ऑफिस पहुँच गई। 9:30 से 5 बजे तक इसका कोई मूवमेंट नहीं है, ऑफिस में ही है। तो 9:30 से लेके 5 बजे तक ये कहाँ पे है, ऑफिस में, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो 5 PM तक वहीं पे है। फिर वो ऑटो ली जिसका स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये 25 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट में ये 25 किलोमीटर जा रही है। तो 2.5 किलोमीटर जाएगी तभी तो घर आए, 2.5 किलोमीटर चल के घर आएगी ना, ऑटो 2.5 किलोमीटर चलेगी तब घर पहुँचेगा। तो 25 किलोमीटर जाने में 60 सेकंड लग रहा है, तो 2.5 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लग रहा है, तो 2.5 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट। 25 किलोमीटर जाने में ऑटो का स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 किलोमीटर जाने में उसको लग रहा है 60 मिनट। तो 2.5 किलोमीटर जाने में कितना लग जाएगा, 6 मिनट। तो 5:06 में ये घर पे वापस पहुंच गई। तो 5:06 PM में ये घर पहुंच गई। तो ये हमारा ग्राफ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ड्रंकर्ड है, एक शराबी है, वो नैरो लेन में चल रहा है और 5 स्टेप आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे जा रहा है। तो ये 5 स्टेप में आगे गया और 3 स्टेप पीछे गया, तो टोटल 8 स्टेप में ये कितना आगे गया, 5 - 3 2 स्टेप, 5 स्टेप आगे गया और वापस 3 स्टेप पीछे आया। तो टोटल स्टेप ने कितना लिया इसने, 5 + 3 8,
उन 8 स्टेप में ये एक्चुअली आगे कितना गया, तो 5 आगे गया था, 3 पीछे, तो 5 - 3 2 स्टेप। तो हर एक स्टेप में जो है उन्होंने 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। हर एक स्टेप उसका 1 मीटर का है और हर स्टेप 1 सेकंड का है। मतलब 8 स्टेप में वो एक्चुअली 2 स्टेप ही आगे गया। इसका मतलब 8 स्टेप मतलब क्या, 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में वो कितना स्टेप आगे गया, 2 सेकंड, 2 मीटर, सॉरी 8 सेकंड में ये गया 2 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर जाने में इसको कितना सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड। तो 1 मीटर में कितना सेकंड इसको लग रहा है, 4 सेकंड। अच्छा, तो फिर कह रहा है कि इसका प्लॉट करो एक्स ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग इसके एक्स। तो ये पहले क्या ले रहा है, ये पहले 5 स्टेप जा रहा है आगे, ये 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है, फिर 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है, फिर 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है। तो 5 स्टेप आगे लेने में इसको टाइम लगेगा 5 सेकंड, फिर नेक्स्ट 3 स्टेप पीछे लेने में 5 और 3 8 सेकंड, फिर 5 स्टेप आगे लेने में 13 सेकंड, 3 स्टेप पीछे लेने में तो +3 16। इस तरीके से हमारा x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ से ये चल रहा है वहाँ से 13 मीटर दूर गड्ढा है। 13 मीटर दूर जो है हमारा इसका गड्ढा है। तो 13 मीटर दूर जो गड्ढा है, तो लास्ट का जो 5 कदम चलेगा, 5 स्टेप लास्ट का जो लेगा, तो गड्ढे में चला जाएगा, वापस तो आ नहीं पाएगा। तो एक्चुअली लास्ट में जो उन्होंने 5 स्टेप लिया, तो 13 मीटर में से 5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 5वां स्टेप लेते ही वो गड्ढा में चला जाएगा लास्ट वाला। तो कितना हो जाएगा ये 8 मीटर। तो 8 मीटर चलने में जो टाइम लगेगा, अब प्लस 5 कदम 5 मीटर चलने में जो टाइम लगेगा उसको ऐड करेंगे। तो हमने देखा कि इसको 1 मीटर चलने में 4 सेकंड लग रहा है, क्योंकि 5 कदम आगे जा रहा है और 3 कदम, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। तो एक्चुअली 5 स्टेप लेने में 5 सेकंड और 3 स्टेप वापस लेने में 3 सेकंड, 8 सेकंड। 8 सेकंड में वो 2 ही स्टेप एक्चुअल चला, 5 - 3 2 ही स्टेप चला। तो इसका मतलब 4 सेकंड में 1 स्टेप, और 1 स्टेप 1 मीटर, तो 1 मीटर चलने में 4 सेकंड। तो इन 8 मीटर को चलने में कितना सेकंड लग जाएगा, 8 × 4 32 सेकंड। ये 32 सेकंड तक 8 मीटर चला। फिर आगे जो 5 कदम लेगा वो तो गड्ढा में ही चल जाएगा। तो नेक्स्ट के 5 कदम में कितना सेकंड लग जाएगा, 5 सेकंड, क्योंकि वापस 3 कदम पीछे तो आ नहीं पाएगा। तो 32 + 5 कितना होगा, 37 सेकंड में वो गड्ढे में गिर जाएंगे। ये लॉजिकली हमने बनाया। तो आपने ग्राफ देख लिया और इसका आंसर हो गया 37 सेकंड में ये कहाँ चला जाएगा, गड्ढे में चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है वो स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रही है 126 km/h के स्पीड से। इनिशियल वेलोसिटी किसका कितना हो गया, 126 km/h। फिर उसने ब्रेक लगा दिया और वो 200 मीटर पे रुक गया है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 मीटर पे डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के बजाय क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन जो ब्रेक ने पैदा किया। इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा रुकने के लिए, 0। तो कह रहा है कि रिटार्डेशन क्या होगा। तो यहाँ पे डाटा जो दे रखा है वो मीटर में है और इनिशियल स्पीड km/h में है। ये km/h को अपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यू हमारा कितना है, 126 km/h। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 5/18 से 7 कितना आ जाएगा, 35 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया इसका, 35 मीटर पर सेकंड। यू आ गया, एस हमारा कितना है 200 मीटर और वी हमारा 0। तो हमें पता है ना कि v² - u² = 2as। तो v तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर मतलब u कितना है 35, 35 का स्क्वायर = 2 × a × s कितना है 200। तो यहाँ पे आप -35 का स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, 400a। तो a हमारा क्या हो जाएगा, -35 का स्क्वायर बाय 400। माइनस साइन रिटार्डेशन बताएगा। ये कितना हो जाएगा, 25 25 3 3 9 3 12 बाय 400। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका रिटार्डेशन आ जाएगा। तो ये रिटार्डेशन आ गया। फिर कह रहा है कि कितने देर में रुक जाएगी गाड़ी।
तो कितने देर में, टाइम भी पूछ रहा है। तो v इक्वस टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। तो v तो 0 हो जाएगा इक्वस टू u। यहाँ पे a कितना है हमारा, -2/400 इंटू टी। और u हमारा कितना था हमारा 35। यहाँ से आप t निकाल दोगे, 35 इक्वस टू टी। यहाँ पे t का वैल्यू आपका आराम से निकल जाएगा, यहाँ से a निकल गया, यहाँ से आपका t निकल गया। कैलकुलेशन आप कर लोगे इस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक प्लेयर ने एक बॉल को फेंका कितने से, इनिशियल स्पीड से 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्ड मोशन में, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन में जी किधर लग जाएगा, नीचे। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे नेगेटिव। फिर व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन। तो ये जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अब ये ऊपर नहीं जा पाएगा, वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसका फाइनल वेलोसिटी होगा 0 और एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा जी नीचे की ओर। ये भी बन गया। फिर आगे पूछ रहा है यहाँ पे कि किसी चीज़ को आपने फेंका तो चूज करो x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पे। तो यदि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इसका घटेगा, एक्सेलरेशन है नीचे, मैक्सिमम हाइट पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर ऊपर से नीचे जो जो आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा नीचे सेंटर ऑफ अर्थ की ओर। तो इस तरीके से हमारा ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी हमारा घटेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव अपवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी नीचे आ रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन नीचे आ रहा है और रेफरेंस लेवल मैंने ऊपर लिया, सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर दिया कि यदि कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पोजीशन की बात की जाए तो यदि रेफरेंस लेवल मैंने ऊपर लिया तो नीचे आ रहा है पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन नीचे की ओर चेंज हो रहा है। और यदि रेफरेंस लेवल नीचे लेंगे तब पर भी पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जब v पॉजिटिव है, g पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर से रेफरेंस लेवल लिए या नीचे से हम रेफरेंस लेवल लेंगे तो ऊपर जाने वक्त हमारा पोजीशन पॉजिटिव होगा और ऊपर से नीचे आएगा तो पोजीशन यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, यदि रेफरेंस लेवल नीचे मैंने लिया तो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि किस हाइट तक बॉल जाएगा, मैक्सिमम हाइट। तो एच मैक्स हमारा क्या होता है बच्चों, u²/2g। तो u कितना हमारा 29.4 का स्क्वायर/2 इंटू जी का वैल्यू 9.8। फिर कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितने देर हवा में रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होता है 2u/g, 2 इंटू 29.4/g का वैल्यू 9.8। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एक्सप्लेन इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। फिर कह रहा है कि अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। बिल्कुल, जैसे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेट करना शुरू किया, जैसे कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऑसिलेशन करना शुरू किया तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका स्पीड हमारा होता है 0, लेकिन एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो -ω²x मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन की ओर। या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे भी वेलोसिटी या स्पीड 0 हो जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा -ω²x
ये मैक्सिमम हो जाता है। तो ये हमारा कहना ट्रू है कि किसी जगह पे आपका यदि स्पीड 0 है तो ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 हो। एग्जांपल हो गया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ऑसिलेशन, जहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में ब्लॉक जो है वो मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी होता है मिनिमम और एक्सेलरेशन होता है मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे उसका वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, एक्सेलरेशन होता है मिनिमम। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट, विद जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। यदि किसी का स्पीड 0 है तो क्या उसका वेलोसिटी नॉन जीरो होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो ये वन डायमेंशनल मोशन है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वन डायमेंशनल मोशन है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वन डायमेंशनल मोशन में वही हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे स्पीड हम कह सकते हैं इसको। तो यदि स्पीड 0 हो गया मतलब क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। यदि किसी का स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसका एक्सेलरेशन 0 होगा? तो यदि किसी भी चीज़ का स्पीड कांस्टेंट है मतलब क्या, वन डायमेंशनल मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। फिर विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट हैव स्पीडिंग अप। यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या वो स्पीड अप करता ही रहेगा? तो ये ज़रूरी नहीं है। अब मान लो कोई चीज़ जो है वो इधर मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन हमारा लग रहा है उसके मोशन के अलोंग, तो ये स्पीड अप करेगा। मोशन के अपोजिट लगेगा तो ये रिटार्डेशन ही हो जाएगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में यदि हम लोग एंगल के टर्म में सर्कुलर मोशन लें तो सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में 2 डायमेंशनल है, एंगल के टर्म में 1 डायमेंशनल है। तो यदि सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो वहाँ पे यदि एंगल के टर्म में सर्कुलर मोशन ले जाए तो वो 1 डायमेंशनल हो गया, और प्लेन के टर्म में लिया तो 2 डायमेंशनल हो गया। तो सर्कुलर मोशन यदि एंगल के टर्म में लिया जाए तो सर्कुलर मोशन में क्या हमारा होता है? एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन वो स्पीडिंग अप नहीं होता, हर जगह स्पीड कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो हम ये कह देंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगल के टर्म में 1 डायमेंशनल मोशन है, जिसमें स्पीड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट तो रहता है लेकिन उसके परपेंडिकुलर एक एक्सेलरेशन आ जाता है जिसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये नॉर्मल एक्सेलरेशन क्यों आता है? ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑन सर्कुलर पाथ।